नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में शुरू हुई एक बार फिर ओबीसी सियासत की। दरअसल मंगलवार यानी 15 फरवरी को पिछड़ा वर्ग के कुछ संगठन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सम्मान करेंगे। हालांकि ओबीसी वर्ग के कुछ संगठनों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी सम्मान किया था। दोनों ही पार्टी ओबीसी आरक्षण को लेकर एक दूसरे पर निशाना साध रही है। दोनों ही एक दूसरे को ओबीसी विरोधी बता रहे हैं और खुद को ओबीसी हितैषी। दोनों ही पार्टियों में ओबीसी आरक्षण पर श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। ऐसे में कई सवाल हैं। 2023 में ओबीसी वर्ग का समर्थन आखिर कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? किस सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए अच्छा काम किया है? क्या 2023 विधानसभा चुनाव में ओबीसी का साथ आना जरूरी है? क्या बीजेपी क्या ओबीसी वोटर्स का दिल जीत पाएगी? क्या कांग्रेस को ओबीसी वर्ग का समर्थन मिल पाएगा? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में अभी से 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की, दोनों ही दल अपने अपने समीकरण बिठाने में जुट गई है। दोनों ही दल इस बार ओबीसी को साधने की कोशिश कर रही है। पिछड़ा वर्ग के कुछ संगठनों द्वारा 15 फरवरी यानी मंगलवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सम्मान किया जाएगा। अब सरकार जिस ओबीसी को साधने की जद्दोजहद में दिन रात लगी हुई है, वो कांग्रेस का सम्मान करें तो भला बीजेपी कहां शांत रहने वाली थी। सुनिए बीजेपी नेता ने इस सम्मान पर क्या कहा है। कमलनाथ जी ओबीसी और पिछड़ा वर्ग कल्याण के जो सफल कार्यक्रम शिवराज सरकार जी के नेतृत्व में हुए हैं, उसको लेकर एक सम्मान समारोह कर रहे हैं। हम कमलनाथ जी को बधाई और धन्यवाद देंगे कि विपक्ष का नेता होने के बावजूद आज शिवराज जी के नेतृत्व में जो पिछड़ा वर्ग कल्याण के कार्यक्रम हुए हैं, उसको लेकर वो भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपने बीजेपी को सुना, अब एक नजर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर भी दे दीजिए। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण का हक और अधिकार कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार ने दिया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों के साथ धोखा कर रही थी। इसलिए मध्य प्रदेश के विभिन्न पिछड़ा वर्ग संगठनों ने कल भोपाल में 15 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम रखा है, जिसमें कमलनाथ जी के प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। दोनों ही दलों में हम की लड़ाई जोड़ों पर है। दोनों ही दल एक दूसरे को ओबीसी विरोधी बता रहे हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में आरक्षण के संबंध में आदेश निकाला है। इसके बाद से कांग्रेस ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने पर अपना क्लेम करने में जुट गई है। अब देखने वाली बात होगी कि ओबीसी वोटर किसके क्लेम को मानती है और किसे अपना समर्थन देती है। टीम न्यूज स्टेट। तो चुनाव से पहले ओबीसी से यारी, आओ देखें किसकी कितनी तैयारी। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दलों की तैयारियों की, और चुनाव 2023 का नजदीक है। यही वजह है कि राजनीतिक दल अब ओबीसी वोट बैंक को साधने की जुगत में जुटे हुए हैं। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि मध्य प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो 50 से 52% ओबीसी वोट बैंक है। और अगर इतना बड़ा वोट बैंक प्रदेश में है, तब फिर कोई भला कैसे इस वर्ग को साधने से गुरेज कर सकता है या फिर पीछे हट सकता है। इसी पर चर्चा करेंगे। रसमन, आपको हमारे मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विक्की खोंगल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विक्की जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चूंकि हम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से करते हैं, लेकिन आज इतर हम डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा का पहले रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है, बीजेपी का जो ओबीसी मोर्चा है वो अपने मुखिया का सम्मान कर लेता है, कांग्रेस का ओबीसी मोर्चा है वो अपने मुखिया के सम्मान के लिए अग्रसर नजर आता है। ये अपना सम्मान कराने के बाद क्या अब आपको वाकई में ऐसा लगता है कि कोई नया संदेश देने की कोशिश राजनीतिक दल करते नजर आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दीपेश जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले साल जून में जो 29 पिटीशंस ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड हाईकोर्ट में पेंडिंग है, उनके मामले में सरकार ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया। उस हलफनामे में पहली बार देश के अंदर मध्य प्रदेश सरकार ने ऑफिशियली
50.9% ओबीसी रिजर्वेशन एज पर 2011 सेंसस ओबीसी संख्या मध्य प्रदेश में बताई। इस आधार पर यह दावा किया गया कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण देना जायज है इस वर्ग के लिए। इस चीज ने राजनीति को थोड़ा गर्म किया। हुआ क्या, इससे ओबीसी वर्ग में ये चीज आई कि हमारा इतना अधिक जब परसेंटेज मध्य प्रदेश में है 50% से अधिक है, तो हम तो मैंडेट को देने वाला ग्रुप है। तो जब मैंडेट को देने वाला ग्रुप है, इस ग्रुप को नाराज कौन कर सकता है? इसके पीछे सबसे पहले ये जाना जाता था कि जैसे कि एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, ये यूनाइटेडली वोट करते हैं मोस्टली। भले 80-20 का अंतर हो, 100% तो कोई भी ग्रुप किसी एक पार्टी को नहीं देता है। जी जी। और ये भी माना जाता रहा है, पिछले 2003 से अगर हम डाटा देखते हैं तो एसटी वर्ग का जो वोट जिधर जाता शेयर होता है उस तरफ सरकार बनी। चाहे वो कांग्रेस की तरफ गया हो तो कांग्रेस की बनी 2018 में, और इसके पहले भाजपा की सरकार बनी। लेकिन यहां पर ये चीज जब ऑफिशियली अनाउंस हो गई तो उस समय से ओबीसी वर्ग, लेकिन यहां एक समस्या है कि ओबीसी वर्ग में अभी भी जैसा यूपी में देखने को मिलता है वैसा मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलता कि सभी ओबीसी एक साथ यूनाइटेडली फाइट नहीं करते हैं। लेकिन ये पूरी जो कवायद है, चाहे वो इनका विंग हो कांग्रेस का या बीजेपी का हो, ये वाकई उस ग्रुप को लुभाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस की दिग्विजय सिंह लीड गवर्नमेंट ने भी 27% आरक्षण देने का इस ग्रुप का एक आगे स्टेप लिया था। हालांकि वो भी राजनीतिक पटड़े में फंस गया और उसके बाद कमलनाथ जी ने 2019 में ये स्टेप लिया। लेकिन ये बात पक्की है, वास्तव में इस वर्ग के लिए जो करना चाहिए था, यानी कि जब तक 50% का जो रेस्ट्रिक्शन है, जब तक वो नहीं हटेगा एज पर एससी ऑर्डर इन इंदिरा साहनी केस, तो उसके अनुसार अगर कोई अमेंडमेंट जब तक नहीं होगा सेंट्रल लेवल पे, तब तक 50% की इस चीज को आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। और मध्य प्रदेश में आज हालात ये हैं कि इस वर्ग की बच्चों के लिए नौकरी ना निकलने के कारण या उनको रिजर्वेशन ना देने के कारण सभी नौकरियां होल्ड है, तो जितने और भी वर्ग के बच्चे हैं वो भी परेशान है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। यही सबसे बड़ा कारण है ना कि ये गले की फांस बन चुका है ना, राजनीतिक दलों से अब इसके उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। पंचायत इलेक्शन और लोकल बॉडी इलेक्शन लगभग 2 साल से ड्यू हैं। बिल्कुल। इन इलेक्शंस के ना होना भी कहीं ना कहीं पंचायती राज और प्रदेश की सरकार पर एक बड़ा सवालिया निशान है। भले ही उन्होंने इस वर्ग के कल्याण के लिए कई स्कीम्स लॉन्च की हों। बिल्कुल। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, विकी घुंगल जी से कमेंट ले लेते हैं। विकी जी, ओबीसी वर्ग के सम्मान से क्या ओबीसी वर्ग को अपने साथ लाने के समाधान निकल पाएंगे? देखिए दीपेश जी, ओबीसी वर्ग जो लगातार मध्य प्रदेश ही नहीं इस देश के अंदर लगातार ओबीसी वर्ग प्रताड़ित रहा है, ओबीसी वर्ग पिछड़ रहा था। जब मंडल कमीशन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का और उन सिफारिशों पर अमल करने की जब बारी आई तो कांग्रेस पार्टी ने कमर कसी। 2018 के हमारे वचन पत्र में हमने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की बात अपने वचन पत्र में कही, और माननीय कमलनाथ जी 9 मार्च 2019 के का वो ऐतिहासिक दिन, जिस दिन माननीय विधानसभा के पटल पर जो है उसको पारित भी कराया और अपने वचन को निभाने का कार्य किया कमलनाथ जी ने। और 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड देने की जो काम कमलनाथ जी ने किया था, वो 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड के अंदर वो भी शामिल था कि हमने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। हमने इसमें इसको जब हमारी सरकार बनी ही थी नहीं तो अभी हमने कभी इसको वोट बैंक के नज़रिए से नहीं देखा। हमने देखा कि आज ओबीसी की जो जातियां हमारे मुख्य धारा में कहीं ना कहीं पिछड़ रही थी, उन जातियों को तक अंतिम पंक्ति तक लाभ को पहुंचाने का आरक्षण के माध्यम से समाज के अंदर एक इक्विवेलेंट इक्विलिब्रियम जो है सेट करने का हमने काम किया। समाज के अंदर जो वर्ग पिछड़ रहा था उसको मुख्य धारा में आगे जोड़ने का कार्य किया। तो इसको हमने कभी वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी जिसके डीएनए के अंदर आरक्षण विरोध जिसके डीएनए में शामिल है, वो लगातार जरूर इस पर राजनीति करती आई। 18 साल आज होने को जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज मध्य प्रदेश के अंदर। 18 सालों में इनको ओबीसी रिजर्वेशन की याद नहीं आई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, वक्ताओं से कि भैया आपके तीन चुनाव आपने लड़े, उसके क्या किसी जो है वचन पत्र में या आपके जो आपका घोषणा पत्र होता है उसके किसी भी घोषणा पत्र में आपने कभी ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने की मांग की थी? क्या आप मुझे एक ऐसा निर्णय बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी की विगत 18 वर्षों की सरकार में जिसमें हम जैसे ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए या समाज के अंदर जो जातियां पिछड़ रही हैं, पिछड़ा वर्ग की, उनके लिए इन्होंने कोई बड़ा काम करने का कार्य किया हो, ये गिनवानी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विधानसभा के अंदर भी यदि हम बात करें तो विधानसभा के अंदर हमने जी जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश जी, आप कहते हैं कि ओबीसी वर्ग के हितैषी हम हैं और हमने लगातार ओबीसी वर्ग को अब आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए काम किया, प्रयास किया, लेकिन सम्मान तो कमलनाथ जी का हो रहा है। कैसा काम आपने किया? देखिए दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस पर काम करती हैं। और कमलनाथ जी कितने ही सम्मान करवा लें अपना, अब प्रदेश की जनता उनको दोबारा मौका देने वाली नहीं है। क्योंकि अभी विक्की भाई हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, उन्होंने एक वचन पत्र की बात की, तो मुझे लगता है कि 973 वचन देने वाले लोग जिन्होंने देश में 65 साल से भी ज़्यादा राज किया हो, वो अगर आज 17-18 साल की सरकार से और केंद्र सरकार से प्रश्न पूछें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इन्होंने काम किए हैं वो निश्चित रूप से वो गिनाने में सक्षम नहीं है और देश की जनता से बात करने में सक्षम नहीं है। रही बात ये ओबीसी की तो जो कांग्रेस बात कर रही है बार बार, दीपेश जी, इनके जो ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, हम तो अपने बड़े चेहरों की मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उमा भारती जी हैं, स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौर जी हैं, तीन मुख्यमंत्री हमने ओबीसी वर्ग से दिए। और अब ये उनके जो एक ही नेता अरुण यादव जी हैं जो अपनी पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं, जो खंडवा में जब चुनाव की सभा में वो बोलते हैं कि बुआई मैं करता हूं और कटाई कोई और कर जाते हैं, जब ये अपने ही चेहरे की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो एक आम तरह से कैसे कर पाएंगे? ये ओबीसी वर्ग की चिंता कैसे कर पाएंगे? रही बात ओबीसी वर्ग के लिए, विक्की खोंगल जी ने वही बात कही जो कमलनाथ जी जो लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने एक शगुफा छोड़ा था 27% आरक्षण का कि हम 27% आरक्षण देंगे, पर जनता ने इनको सिरे से खारिज कर दिया। 29 सीटों में से दीपेश जी 28 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री वरण कराई। अरे जनता की अदालत में जब जाते हैं तो जनता जो जनादेश देती है उसको सर्वोपरि करना चाहिए, पर कांग्रेस कभी भी इस चीज को लेकर नहीं, अपनी जिद के लेकर उसको आगे जाते हैं, आलोचनाएं आरोपों के रथ में सवार होकर जनता के बीच में जाते हैं, जनता इनको नकार देती है। और अगर ओबीसी के लिए आप देखेंगे नीट में 27% आरक्षण का प्रावधान किया हो तो माननीय मोदी जी ने किया, और जो जिन विषयों पे कोर्ट में स्टे नहीं लगा हुआ है हर उसके लिए हमारी सरकार माननीय शिवराज जी ने काम किया, और शिवराज जी ने तो यह भी संकल्प लिया कि बगैर ओबीसी के हम आरक्षण नहीं कराएंगे। आप लोग तो चुनाव रोकने के मूड में थे, आपने अपने लोगों को वहां खड़ा किया, पर इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में ओबीसी वर्ग को देखते हैं, बल्कि हमारी सरकार इसके विपरीत, हमारी सरकार ओबीसी सभी धर्मों के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को, सभी के लिए सर्वस्पर्शी भाजपा, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। हमारी जो योजनाएं हैं, जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं, हम अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। हमारा ध्येय राजनीति की पार्टी जरूर है हम, पर हमारा ध्येय ये है दीपेश जी कि कैसे 8 करोड़ जनता की सेवा की जाए। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को अगर माननीय शिवराज जी हमेशा अपनी एक बातों में ये बात कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है, तो निश्चित ही जिस जनता को पूजा जाता है, जिस जनता के हितों के लिए काम किया जाता है, जिस जनता के लिए जन कल्याण की योजनाएं बनाई जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है। नहीं तो वो जनता फिर सवाल खड़ा होता है ना सर कि 2018 में कहां चली गई थी जो आप लोगों को सत्ता में अब नहीं पहुंचने दिया गया। लौटूंगा, जवाब लूंगा आपसे, मैं लौटूंगा दुर्गेश जी, इसका जवाब आप दीजिएगा। बहुत अच्छा, नहीं, इसका जवाब दीजिएगा दुर्गेश जी। विक्की जी से एक महत्वपूर्ण सवाल है। विक्की जी, आप लोग कह रहे हैं
कि ओबीसी वर्ग के भले के लिए आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग के कल्याण के कामों के प्रदर्शन के लिए अगर एक आभार यात्रा पवन पटेल निकालते हैं और उस यात्रा में ही कांग्रेस के ओबीसी वर्ग के बड़े नेता नजर नहीं आते हैं, और अगर वो उस मंच से फिर इस बात का जिक्र करते हैं कि पार्टी को एकजुटता के साथ किसी एक मुद्दे पर लड़ना चाहिए, तब फिर सवाल खड़े होते हैं सर कि कैसी ओबीसी हितैषी, कैसी ओबीसी की चिंता कि ओबीसी के नेता ही नदारद दिखाई दें। दीपेश भाई, पवन पटेल ने जब अपनी यात्रा का शुभारंभ किया था तो माननीय कमलनाथ जी ने हरी झंडी दिखाई थी। तो जब प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जब हरी झंडी दिखा दे तो मुझे नहीं लगता कि और किसी की हमें आवश्यकता। नहीं, तो यही तो बड़ा सवाल है ना सर कि सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष अकेले ही तो नहीं पड़ गए हैं, उनके पीछे कहीं दूसरे जो नेता हैं वो क्यों नदारद? दिग्विजय सिंह सिवाय दिग्विजय सिंह के और माननीय राजमणि पटेल जी के, क्योंकि राज्यसभा चल रही थी और ये दोनों राज्यसभा के माननीय सदस्य हैं, तो इन दोनों के अलावा लगभग हमारे सभी नेता वहां उनकी यात्रा में दिखाई दिए थे। तो मैं अपने मुद्दे पर लौटता हूं। काका कालेकर रिपोर्ट 1962 से लेकर के मंडल कमीशन का गठन हो, चाहे मध्य प्रदेश में महाजन आयोग का गठन हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, जैसा कि माननीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने हमें बताया कि हमने दिग्विजय सिंह जी की सरकार में भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया था। और जब भारतीय जनता पार्टी लगातार कोर्ट में कमजोर पैरवी करती रही, माननीय कमलनाथ जी ने जब सदन में खड़े होकर इस बात को कहा कि चलिए मिलजुल कर काम करते हैं, ओबीसी के उत्थान के लिए मिलकर काम किया जाए, चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में सारे तथ्य रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस बात को बताते हैं कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या 50% से ज्यादा है पिछड़ा वर्ग की, मध्य प्रदेश में हमें किस प्रकार से लाभान्वित करना है ओबीसी को, जो हमारा गरीब जो हमारा सवर्ण है वो भी आज ओबीसी आरक्षण के इस फैसले के लटक जाने से गरीब सवर्ण हो गया, हमारे कई शेड्यूल ट्राइब के भाई हो गए, हमारे शेड्यूल कास्ट के हमारे बंधु हो गए, सभी लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो ओबीसी के जब हमारी आबादी 50% है तो हमारे लोगों पर डंडे क्यों पड़ रहे हैं? ओबीसी महासभा तो कांग्रेस की नहीं है और ना भारतीय जनता पार्टी की है। ओबीसी महासभा तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है पिछड़ा वर्ग का। उसके बावजूद 2 बार उन्होंने भोपाल में प्रदर्शन किया है, दोनों बार ओबीसी महासभा के लोगों को डंडे बरसाए गए, माताओं बहनों को बालों से पकड़कर घसीटा गया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बावजूद ओबीसी के लोगों के ऊपर लाठियां भांजी गई और उनको जेलों में डाला गया। तो फिर अभी कुछ दिन पहले जो सम्मान हुआ था वो क्या था? आप क्या कहीं से कहीं तक कानून व्यवस्था का कुछ बिगाड़ रहे थे? ठीक जी, ठीक है, मैं लौट रहा हूँ विक्की जी। डॉक्टर साहब का एक कमेंट ले लेते हैं। नेता आपके कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर सत्यप्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट कमेंट बनता है, बोलिए संक्षेप में बोल दीजिए। सर बस इतना मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जब ओबीसी के लोग भोपाल के अंदर जब प्रदर्शन कर रहे थे, एक आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्राह्मण और बनिया को जेब में बता रहे थे इनके प्रदेश प्रभारी, और गलत प्रचार पर बातें न करें। इस प्रकार से समाज में विघटन करने का कार्य कौन कर रहा है? नीचे तक स्तर तक ये लोग झूठ बोल रहे हैं। समाज को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? माइका लाल जैसे अपनी लकीर को बड़ा दिखाने के लिए हम दूसरों की लकीर को छोटा करने की राजनीति पर आ जाते हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास। दुर्गेश जी संक्षेप में कमेंट करिए, डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। दुर्गेश जी बोलिए। देखिए दीपेश जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम मध्य प्रदेश में करती है, देश में करती है, और अब यही कारण है कि 440 से ये 40 पे आके रुक गए। जनता इस चीज को अच्छा नहीं समझती है। जो आप चैनलों पे जो आप इनको स्पेस देते हैं उसमें ये झूठ बोलते हैं। ट्विटर और फेसबुक पे ये लोग पैनिक क्रिएट करने के लिए अनाप जो इनको लगता है वो ट्वीट करके बैठ जाते हैं। मुझे लगता है कि जनता की सेवा करने का अगर आपको जज्बा चाहिए, कमलनाथ जी को निश्चित रूप से शिवराज जी को फॉलो करना चाहिए इस मामले में, कि जनता के बीच में अगर आप नहीं जाओगे तो जनता उस चीज को कभी भी आपको स्पेस नहीं देगी उस चीज के लिए। ठीक है, आप उनके दुख में, आप उनके दर्द में, उनकी तकलीफ में खड़े रहते हो तो जनता आपको लाड़, स्नेह, प्यार, गुलाब सब देती है। इसके विपरीत आप अगर सिर्फ और सिर्फ ट्विटर और फेसबुक और चैनलों का अगर आप इस तरह से झूठ बोलकर दुरुपयोग करेंगे तो जनता उसको अच्छा नहीं मानती है विक्की जी। बिल्कुल, जनता कहीं ना कहीं इस बात को अच्छा नहीं मानती है। जनता ये भी देखती है अगर 50 से 52% की वोट बैंक है ओबीसी वर्ग का, उसमें से 10% अगर बीजेपी ओबीसी मोर्चा का मान लीजिए, 10% कांग्रेस ओबीसी मोर्चा का मान लीजिए, तो बाकी जो 30 से 32% है वो किस तरफ झुकेगा, उसका क्या एनालिटिकल
व्यू होगा वो अपने आप में मायने रखता है। डॉक्टर सत्यप्रकाश, क्या इसी 30 से 32% जो ओबीसी वर्ग का वोटर है इसको साधने की कवायद है 2023 के लिहाज से? जी जी दीपेश जी, जैसे पिछले बार मैंने अपने कमेंट में बोला था आपको कि मध्य प्रदेश का सिचुएशन अन्य राज्यों में जहां पर ओबीसी वोट बहुत ज्यादा है, हालांकि उत्तर प्रदेश में इतना ओबीसी वोट नहीं है, वहां 43 to 45 है, लेकिन यहाँ का जो वोट शेयर है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके पीछे मैं आपको बताऊं, मैंने बार बार इस बात कहूंगा कि यहाँ का ओबीसी यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि विभिन्न कम्युनिटीज में बटा है। गुर्जर है, यादव है, कुर्मी है, लोधी है, कुशबा है, एटसेट्रा। तो इन सब सिचुएशन में क्या है कि इनके आपस में बेटी व्यवहार भी नहीं है, तो एक साथ होंगे या इनके लीडर्स भी भाजपा कांग्रेस ये कमी यहाँ कर पा रही है। कांग्रेस में आप देख रहे हैं कि लीडरशिप नई जन्म नहीं ले पा रही है। हर वर्ग का ओबीसी वर्ग के बड़े लीडर्स की यहाँ आवश्यकता है और बहुत बड़ी जगह खाली है। अगर अच्छे लीडर्स कांग्रेस लाती है तो वो 30 से 32% का आप जो सवाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ खिसक सकता है, क्योंकि कांग्रेस ये प्रयास में है कि हमने जब भी सरकार में रहे इस वर्ग के लिए आरक्षण एक सबसे बड़ा हथियार है। सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने का, इलेक्टोरल लड़ाई लड़ने का, पॉलिटिकल पार्टीज पर आरक्षण देना एक सबसे बड़ा हथियार है और जिसका प्रयोग हर पॉलिटिकल पार्टी जस्ट अहेड ऑफ इलेक्शंस यूज करती है। तो आप देख रहे हैं यहां पर भी यही है। अब देखिए, अगर पंचायत इलेक्शंस, लोकल बॉडीज इलेक्शंस बिगर इनकी उपस्थिति की अगर प्रदेश में हो जाते हैं, उस स्थिति में क्या संभव है ये होना? अगर हो गए तो भाजपा के लिए नुकसान, बिल्कुल, और अगर हो गए तो कांग्रेस को फायदा। तो बात ये आती है कि जब तक लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनको सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा, सरकारें अगर वाकई इस वर्ग के लिए कुछ फायदा देना चाहती हैं, उनके हित में आना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तभी केवल और केवल एक ही रास्ता है, क्योंकि आपने महाराष्ट्र के मामले में भी देखा होगा, वहां पर जाट का मामला देखो, चाहे ओबीसी रिजर्वेशन का मामला लो, आप जनसंख्या पर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जनसंख्या के आधार पर किसी भी कीमत पर किसी वर्ग को उतना परसेंट आरक्षण नहीं दिया सकता, क्योंकि क्या उस वर्ग की जनसंख्या भले ही है, पॉपुलेशन है, लेकिन क्या बैकवर्डनेस है? जैसा कि अभी हाल ही में जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशंस लगी हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मामले में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीधा कहा कि ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद अगर कहीं ये चीज दिखती है कि बैकवर्डनेस है, उनका रेशियो क्या है, तब ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको ओबीसी को इतने परसेंट आरक्षण दिया जाएगा। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी वजह है कि आरक्षण जो है वो बर्र के छत्ते की तरह हो चुका है कि कोई भी राजनीतिक दल उसमें हाथ डालने के पहले कानूनी पेचीदगियों पे कहीं ना कहीं गिरता नजर आता है, ताकि इसका जो रास्ता है वो उसी के जरिए होता हुआ दिखाई दे, ताकि थोड़ा बहुत फायदा इनको मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त की चूंकि पाबंदियां थी इसलिए एक बार फिर पहुंच नहीं पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि 2023 के लिहाज से दोनों राजनीतिक दलों में से कौन इस ओबीसी वर्ग को साधने में सफल हो पाता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।